ओके, वेलकम स्टूडेंट। डायमेंशनल एनालिसिस क्लास 11 एक पार्ट हो गया था। 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी यानी यूनिट थी। उसके अंदर 3 टाइप की जो MLT से मिलके जो डिराइव यूनिट बन रही थी उनकी डायमेंशन अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, शायद 15-20 को डायमेंशन थी वो पढ़ ली थी। उसके अलावा 4 हो रह गई थी अपनी, जो नहीं देखी इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है पहले वो देखोगे तभी सारा क्या आएगा समझ में आएगा। देखो, उसके अलावा 4 यूनिट हो रह गई थी। कौन सी? टेम्परेचर केल्विन या थीटा से शो करते थे, इलेक्ट्रिक करंट ए या आई से, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है, और क्या रह गया था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किससे शो करते थे? मोल। अब इन 4 के ऊपर बेसिक जो अपने डिराइव यूनिट है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी 3 तो हो गई। 2 पार्ट है अपने डायमेंशन एनालिसिस के, एक तो ये, एक वो दूसरा इससे पीछे वाला। ठीक है, ये 2 पढ़ लोगे तो डायमेंशन एनालिसिस अपना कवर हो जाएगा आगे तक। ठीक है, तो लास्ट कौन सी थी? स्ट्रेस कर ली थी, स्ट्रेन भी हो गया था। अब देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन देखो क्या होता है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, यानी यूनिट लेंथ के ऊपर अप्लाइड जो फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसकी डायमेंशन निकालोगे तो फोर्स की डायमेंशन वैसे तो याद ही रखनी थी, क्या होती थी? m1l1 t-2 याद ही रखनी थी। और लेंथ क्या आ जाएगी? नीचे l आ जाएगी। सोल्व आउट करो, कितनी आएगी? m1 l ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1, ये कि +1 क्रॉस आउट हो जाएगी तो l 0 t -2। ये किसकी आ गई? सरफेस टेंशन की। और देखो जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं क्योंकि अपना वैसे तो हो गई थी सारी। ठीक है, उसके अलावा कोई रह नहीं गई थी। अब देखते हैं जल्दी आगे। इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर देख लेते हैं कुछ। इलेक्ट्रिक करंट के लिए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज Q होता है, Q से शो करते हैं। Q = होता है I × T, I × T। यहाँ पे I जो है वो किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे शो करते थे? I क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या था सिंबल? क्या लिया था? A लिया था क्या? एम्पियर। और T क्या होगा अपना? टाइम। टाइम को किससे शो करेंगे? T से। साथ में लिखेंगे तो क्या आ जाएगी? M मास है नहीं, लेंथ भी नहीं है, A 1 आ जाएगी और T 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे एक सिंबल और जुड़ गया ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज वैसे तो कोई डिराइव यूनिट आएगी तो उसको T में या L में या M में तोड़ देंगे, लेकिन एम्पियर जो है वो एक खुद में फंडामेंटल यूनिट है, ये और नहीं टूटेगी, तो इसलिए क्या कर देते हैं? इसको ही साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो क्या होता है? V = W/Q, जहाँ पे W होता है वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? अगर यहाँ पे चार्ज है, किसी चार्ज को, कोई चार्ज Q है, इस चार्ज को इस पॉइंट A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में जो काम किया गया है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करने में किया गया जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो ठीक है, अब वर्क की क्या निकालोगे? वर्क की डायमेंशन कितनी आएगी? वर्क की डायमेंशन क्या होती है अभी? वर्क = फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगी? फोर्स की तो आ गई m1l1 t-2 और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट की एक l और जुड़ जाएगी, तो l किस में ऐड हो जाएगी? ये इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो वर्क की क्या हुई? m1l2 t-2। तो करो m1l2 t-2, नीचे क्या है? चार्ज Q की क्या निकाली अपन ने? अभी ये निकाली है क्या? कितनी है? छोड़ो, अगर इसको छोड़े तो क्या आ जाएगी? A1 T1। सोल्व आउट करो, M की 1 ही रहेगी, L ऊपर 2 है, नीचे है क्या? कोई नहीं है, तो L भी 2, A ऊपर जाके -1, A -1, T एक तो नीचे था प्लस का, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो T की कितनी आ जाएगी? -3। किसकी आ गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब आगे देखो,
M1L2। आगे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, और क्या रह गया अपना इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस देख लेते हैं। चलो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस देखो क्या होता है, या पहले इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 10th क्लास में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम्स लॉ पढ़ा था क्या? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। वी होता है डेल V, चेंज इन पोटेंशियल होता है। V की वैल्यू, वे की डायमेंशन क्या ही है अपने पास, ये आ गई, कितनी आई M1 L2 A-1 और T-3 अपॉन आई क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट है, खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आई का क्या सिंबल आएगा? ए। नीचे किसका डिवाइड? ए का। ए ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? M1L2 A-2 और T-3। ये किसकी आ गई? रेजिस्टेंस की आ गई। ठीक है, आगे देखो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस देखो क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? कैपेसिटेंस। ये कांस्टेंट है, इसका देखो कितना होता है? Q इज इक्वल टू CV होता है, जहाँ पे C अपना कैपेसिटेंस है, तो C आएगा तो Q अपॉन V। Q की देखो, Q कितना है अपना? A मल्टीप्लाई T, यानी A1 T1। V कितना है? ये रहा M1 L2 A-1 T-3। कैलकुलेशन करते जाओ, सोल्व आउट करो। M ऊपर जाके -1 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? -1 होगा या नहीं होगा? Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो M-1 L ऊपर जाके -2, A नीचे माइनस का, ऊपर जाके प्लस का, और एक प्लस का ऊपर हो रहा है, ए का कितनी हो जाएंगे? A+2 और T -3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो +3 और एक ही है, कितना हो जाएगा? T4। ये किसकी होगी डायमेंशन? कैपेसिटेंस की। तो A के ऊपर देख लिया अपन ने, M के ऊपर देख लिया, L के ऊपर देख लिया, T के ऊपर देख लिया, A के ऊपर भी देख लिया। अब और कौन सा आता है आगे? टेम्परेचर आता है क्या? चलो टेम्परेचर के ऊपर भी देख लेते हैं। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर के ऊपर क्या देखें? टेम्परेचर ग्रेडियंट देख लेते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट देखो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? जब क्या करते हैं, किसी रोड को या किसी छड़ को गर्म करते हैं तो उसकी यूनिट लेंथ के हिसाब से, जैसे जैसे क्या होगा, किसी रोड को गर्म करेंगे तो वो एनर्जी अपनी आगे पास करती जाएगी तो आगे गर्म होती जाएगी। ठीक है, तो इस रोड के अंदर क्या आता है? टेम्परेचर का एक डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा आगे गर्म होता है, फिर उससे पीछे गर्म, फिर वो थोड़ी देर बाद एक कंप्लीट कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन जब वो क्या होती है, उनके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो उसे बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी यूनिट लेंथ L के अकॉर्डिंग कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है उसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता। ठीक है, इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है डेल T अपॉन L। यहाँ पे T शो कर रहा है टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर को शो कर रहा है। टेम्परेचर किसको लेंगे? टेम्परेचर किससे लिखते हैं? K से लिखते हैं क्या? K से लिखोगे या थीटा से? टेम्परेचर को K से शो करते हैं या तो, या थीटा से। थीटा ले लेते हैं, चलो तो कितना आ जाएगा ऊपर? थीटा, नीचे कितना है? L क्या है? लेंथ, तो कितना आ जाएगा? L कितनी आएगी? M0, L ऊपर जाएगी -1, T0 और ये θ1। ये किसकी आ गई? टेम्परेचर ग्रेडियंट की आ गई। इसके 2-3 एग्जांपल और करेंगे अपन टेम्परेचर ग्रेडियंट के। ठीक है, एक आ गया। आगे देखो और कौन सा रह गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उस पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए देखो मोलर या स्पेसिफिक हीट देख लेते हैं। मोलर या स्पेसिफिक हीट, मोलर या स्पेसिफिक हीट। मोलर और स्पेसिफिक हीट देखो क्या होती है? मोलर और स्पेसिफिक हीट होती है कि जब अपन क्या करते हैं, जब देख ले पहले, थीटा इज इक्वल टू NC
डेल टी। सी यहाँ पे क्या है अपना, सी क्या है कैपेसिटेंस, डेल टी अपना टेम्परेचर, क्यू अपना क्या हो गया, क्यू क्या निकाला था, क्यू है थीटा है, क्यू यहाँ पे क्या होगी, ये मोलर होगी। अब देखो ये जो एन होता है ये शो करता है नंबर ऑफ मोल को, नंबर ऑफ मोल को, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, क्यू की क्या निकाली थी, क्यू कहाँ गया अभी अपना, जो थीटा था अपना टेम्परेचर, ठीक है, कितना आएगा, थीटा आ गई। एन क्या था, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का देखो एन की निकालेंगे तो कितनी आएगी, थीटा अपॉन सी डेल टी, ठीक है, डेल टी आएगा, ठीक है, निकालो। थीटा अपना टेम्परेचर के, सी अपना क्या था कैपेसिटेंस, कितनी निकाली थी भाई, कैपेसिटेंस की कितनी आई थी, वापस करो, कैपेसिटेंस देखो कितना आया था, सी, क्यू इक्वल टू सी भी था, सी की क्या करो, क्यू अपॉन वी से निकालो। चलो ये करो, इसका पीछे जो अपने डायमेंशन है, इस वीडियो को रिमाइंड करके पहले ये इसकी डायमेंशन निकाल के क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है, एन से, ठीक है। तो देखो एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल किससे लिखेंगे, मोल आएगा, सिंबल, सिंबल क्या आएगा अपना, मोल आएगा। सी की क्या करनी है अपने को, फाइंड आउट करनी है, चलो ठीक है। थीटा अपना टेम्परेचर है, इसको किससे शो करेंगे, केल्विन से, किससे, केल्विन से। थीटा अपना टेम्परेचर है, एन अपना नंबर ऑफ मोल है, सी की अपने को क्या करनी है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, इसकी क्या करनी है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। ये अपनी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये अपनी मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है, ये तो अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल है, इसके बेसिस पे अपने को इसकी डायमेंशन निकालनी है। डेल टी अपना क्या हो गया, ठीक है, सी मल्टीप्लाई टी, टाइम का हो गया, टाइम में डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या करोगे, सी की निकालोगे तो क्या आएगी, केल्विन अपॉन मोल मल्टीप्लाई टी, डायमेंशन निकालो, m0 L0 मोल 1 केल्विन 1 और T -1, ये किसकी आ गई, मोलर और स्पेसिफिक हीट की आ गई, ठीक है। तो सारी सात ही सात के ऊपर अपन ने देख ली कैसे डायमेंशन निकलती है, कैसे क्या होता है। अब देखो कुछ कांस्टेंट की भी देख लेते हैं, कुछ कांस्टेंट की भी, क्या कांस्टेंट होते हैं, कई कांस्टेंट, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, प्लांक कांस्टेंट हो गया, इनकी डायमेंशन होती है नहीं होती, देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, देखो डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस कंडीशन में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसके अंदर सी अपॉन वी होता है, जहाँ पे सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में अपन किसी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालते हैं तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इस कंडीशन में देखो ऊपर भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और नीचे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है, जो इसकी डायमेंशन होगी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे वाले की भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डायमेंशन आएगी क्या, क्रॉस आउट हो जाएंगे आपस में, क्या आएगी, कोई डायमेंशन नहीं आएगी, कोई यूनिट नहीं आएगी। तो ये क्या होगी, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्या होगी ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी, होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं क्या सब डायमेंशन लेस होते हैं, कांस्टेंट होंगे वो सब डायमेंशन लेस होंगे क्या,
चलो और देखते हैं। एक होता है अपना ग्रेविटेशन कांस्टेंट, पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है अभी? F इज इक्वल टू कैपिटल जी, स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या होता है अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, जहाँ पे क्या होता है? डी होता है मास m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस। जी की निकालोगे, जी की डायमेंशन निकालोगे तो क्या आएगी? एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन सीधे याद रखनी है अपने को, तो नहीं याद तो क्या करोगे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से निकालोगे। यूनिट याद रखनी पड़ेगी, यूनिट भी नहीं याद तो मास इंटू एक्सीलरेशन करके निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इससे अच्छा तो क्या करो, फोर्स की एक यूनिट रट लो, क्योंकि सही जगह क्या दी है, सही जगह काम आ रही है। तो क्या आएगी? m1 L1 t -2 डॉट डी स्क्वायर। डी अपना क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, तो लेंथ की क्या आ जाएगी? स्क्वायर अपॉन मास, ये भी मास, केजी क्या हुआ? ये भी केजी में होगा, ये भी केजी में, यानी मास की स्क्वायर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ गई। ठीक है, क्रॉस आउट करो, 1 और 2 3, 2 नीचे प्लस का, ऊपर जाके माइनस का 2 होगा, यानी यहाँ पे कितना होगा? माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 2, कितने बचेंगे? माइनस का 1, L1 और 2 L3 t -2। क्या आ गई? किसकी डायमेंशन आ गई? ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या आ गई या नहीं आ गई? आ गई ना। तो सारे जो कांस्टेंट होते हैं वो सारे डायमेंशन लेस नहीं होते। कुछ कांस्टेंट कौन से डायमेंशन लेस होते हैं? जिनके अंदर एक रेशियो फॉर्म होती हो, जैसे अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था, उसके अंदर ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट थी, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट थी, यानी एक रेशियो बन रहा था। इसके अंदर रेशियो नहीं बन रहा। ठीक है, एक प्रॉपर क्वांटिटी है, इसके अंदर कोई रेशियो फॉर्म नहीं होता। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा एक रिलेटिव डेंसिटी ले लो। रिलेटिव डेंसिटी 9th क्लास में पढ़ी होगी। ऊपर डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पढ़ा होगा 9th क्लास में। वो भी क्या होती थी? उसकी कोई यूनिट नहीं होती थी, वो भी एक रिलेटिव डेंसिटी थी। रिलेटिव डेंसिटी क्या थी? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी थी। ये हो गया। अब एक कांस्टेंट और देखो, प्लांक कांस्टेंट। आएगा ये धीरे धीरे आगे। प्लांक कांस्टेंट तो आ गया होगा, नहीं आता तो अपने फॉर्मूला देख लो। E इज इक्वल टू एच एफ, जहाँ पे F होती है अपनी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल। ठीक है, E होगी अपनी एनर्जी, H अपना प्लांक कांस्टेंट निकालेंगे तो E अपॉन F। F क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या थी? 1/t था या नहीं था? 1 टाइम पीरियड, यानी कितनी आई थी? t की -1 आई थी क्या या नहीं आई थी? आई थी। ठीक है, एनर्जी की कितनी आई थी? जो वर्क की थी वो एनर्जी की थी, कितनी आई थी? देखो पीछे, m1 L2 t -2 आई थी या नहीं आई थी? नहीं आई थी। समझ में तो हाफ mv² से निकाल के देख लो। m हो गया अपना मास, m1 v² क्या था? v था अपना L/t, था या नहीं था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर, m1 L2 t ऊपर जाके -2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नीचे t -1 ऊपर जाके +1 क्या? तो m1 L2 -1 और ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा? t का -1 बचेगा। किसकी आ गई? प्लांक कांस्टेंट की। प्लांक कांस्टेंट भी क्या है? एक डायमेंशन वाली क्वांटिटी है। ठीक है, आगे देखो। आगे देखो, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। एक कांस्टेंट और है, लास्ट वाला कर लेते हैं, फिर इसका ये करवा क्यों नहीं? क्योंकि इसका एक कंक्लूजन निकलेगा सबका, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। क्योंकि इनका जो कंक्लूजन निकलेगा ना, जो अपन ने ये 4 किए हैं, इनका लास्ट में क्या रिजल्ट निकलने वाला है, डायमेंशन जो अपन ने अब तक की है उसका एक रिजल्ट इनसे निकलेगा। ठीक है, ये काम बताएंगे क्या करता है डायमेंशन। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है PV = KT। फॉर्मूला याद रख लेना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का।
पी वी इक्वल टू के टी। के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर, वी होता है वॉल्यूम, पी होता है प्रेशर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। उसके तो खुद निकालो, दिखाओ कितना होगा। तो के निकालोगे तो क्या आएगा अभी, पी वी अपॉन टी। पी क्या था, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की कितनी थी, m1L2 m1L1 T-2, यही थी, ठीक है नहीं थी, ठीक है। नीचे क्या आएगा, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, L स्क्वायर। नीचे 2 है, ऊपर जाके माइनस का 1 बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा क्या भाई। तो ये कितनी आ गई, m1L-1 T-2, किसकी, प्रेशर की। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब में होता है क्या, यानी लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 टाइम लेंथ, कितनी आ गई, L क्यूब। नीचे क्या है भाई, टेम्परेचर। टेम्परेचर को किससे शो करोगे, थीटा से या के से, थीटा से, थीटा से करो। कितना आएगा, m1 L कितना है, -1 और +3, कितना बचेगा, +2, T -2 और थीटा -1, क्या आ गई, किसकी आ गई भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की आ गई क्या। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ रहा है क्या अपना, ठीक है। और देखोगे, और एक लास्ट कर लो चलो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी देखो पहले क्या होता है, विस्कोसिटी फ्लूइड वाला चैप्टर चल रहा है साथ में, ठीक है। तो विस्कोसिटी देखो क्या होता है, विस्कोसिटी होता है किसी फ्लूइड की फ्लो करने की कैपेसिटी। किसी फ्लूइड की जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। कोई लिक्विड या फ्लूइड है वो जितना ज़्यादा फ्लो करेगा यानी उसकी विस्कोसिटी क्या है, उतनी ज़्यादा होगी। एक तो लेते हैं अपन कोई शहद है या कोई पानी है या कोई मिल्क है, तो सबकी क्या होती है, फ्लो करने की क्या होती है, कैपेसिटी अलग होती है। जो शहद होता है वो कम फ्लो करता है, पानी या मिल्क होते हैं वो ज़्यादा फ्लो करते हैं, यानी सबकी क्या है, फ्लो करने की कैपेसिटी अलग है, यानी उनके सबकी विस्कोसिटी भी क्या है, अलग है। तो इसका एक कांस्टेंट होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो क्या होता है, F इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं ईटा या नीटा भी बोलते हैं, ठीक है। ईटा एन फॉर्म में है, नीटा A डेल V अपॉन डेल Z, डेल V अपॉन डेल Z। डेल V क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। डेल Z क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। ए अपना एरिया है, नीटा अपना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अपने को किसकी डायमेंशन निकालनी है, नीटा की। एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स, तो नीटा की निकालो, क्या आएगी, एफ इंटू डेल जेड अपॉन ए डॉट डेल वी, कितनी आएगी, m1L1 T -2 डेल जेड। डेल जेड क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, यानी क्या आएगी, एक लेंथ आएगी, लेंथ आएगी तो क्या आएगी, L अपॉन A L स्क्वायर। डेल वी क्या हो गया अपना, चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी L अपॉन टी, L अपॉन टी आएगी क्या, तो कितनी आएगी, L T का चला जाएगा ऊपर, L अपॉन टी लिखेंगे तो T का चला जाएगा, थर्ड फ्रैक्शन अपना वो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेट हो जाएगा। करो, M का 1 आ गया, L यहाँ पे 1 है, नीचे 1 है, 1 से तो 1 गई, कितनी बची, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे कितनी बची, 1 बची, ऊपर जाएगी तो माइनस की 1, T माइनस का 2 है, 1 प्लस का है, कितना बचेगा, T
माइनस का 1। आ गई क्या समझ में? तो किसका कोफिशिएंट हो गए? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा। तो मैं पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो क्या लिखोगे? दैट डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन टर्म ऑफ एमएलटी इज 1 -1 -1, क्योंकि क्या होती है डायमेंशंस? पावर होती है नहीं होती? होती है। ठीक है, हो गया। अब देखो जो इनका कंक्लूजन था, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अपने डायमेंशन लेस भी पढ़ ली और डायमेंशन वाली भी पढ़ ली। तो कई बार आते हैं क्वेश्चन की डायमेंशन ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती, या जिनकी डायमेंशन तो होती है या उनकी यूनिट नहीं होती। देखो जैसे एंगल, प्लेन एंगल, दोनों होते हैं, इनके पास क्या होता है? एक यूनिट होती है अपनी, रेडियन और स्टे रेडियन, लेकिन इनकी कोई डायमेंशन होती है क्या? डायमेंशन निकाली थी क्या आपने? डायमेंशन निकली थी इनकी कि कोई डायमेंशन नहीं होती थी? क्यों नहीं होती थी? लास्ट लेक्चर में बताया था। ये भी डायमेंशन लेस होती है, ये भी डायमेंशन लेस होती है, लेकिन इनकी यूनिट है। इन दोनों के पास यूनिट है लेकिन इनके पास डायमेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि जिसके पास यूनिट और डायमेंशन ना हो, होता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जिसके पास डायमेंशन हो, जिसके पास डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो? जिसके पास डायमेंशन तो हो लेकिन यूनिट ना हो, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसके पास डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो। जिसके पास यूनिट है उसके पास डायमेंशन होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास यूनिट है लेकिन इसके पास डायमेंशन नहीं। लेकिन जिसके पास डायमेंशन है उसके पास यूनिट हमेशा होगी, उसके पास यूनिट हमेशा होगी। जिसके पास डायमेंशन है उसके पास यूनिट हर टाइम होगी। क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनके पास डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है, तो क्या बताओगे? प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल। ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास क्या है? यूनिट है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये अपना अपना डायमेंशनलेस डायमेंशनल एनालिसिस का हो गया चैप्टर। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, जिसके अंदर अपने को इतना जो डायमेंशन किया है उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई करें डायमेंशन को, वो सारा अपना अगले जो लेक्चर होगा अपना उसके अंदर देखेंगे। टिल देन जितनी करवाई है उतनी एक बार वापस रिवाइज क्या करो, नोट करो साथ में इसको, ठीक है।